वैदिक सभ्यता। वैदिक युग। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य सभ्यता अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता ही हिंदू सभ्यता है। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है, जिसमें ऋग्वेद सर्वप्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वैदिक काल को ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व तथा उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 बीसी में बांटा गया है। वैदिक काल या वैदिक युग लगभग 1500 से लगभग 500 बीसी शहरी सिंधु घाटी सभ्यता के अंत और उत्तरी मध्य गंगा में शुरू होने वाले एक दूसरे शहरीकरण के बीच उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में अवधि है। वैदिक साहित्य जो इस अवधि के दौरान लिखे गए समकालीन जीवन का विवरण देने वाले प्रख्यात ग्रंथ हैं और साथ ही विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ भी है, जिन्हें ऐतिहासिक माना गया है और अवधि को समझने के लिए प्राथमिक स्रोतों का गठन किया गया है। संबंधित पुरातात्विक अभिलेखों के साथ ये दस्तावेज वैदिक संस्कृति के विकास का पता लगाने और उस काल का अनुमान लगाने की अनुमति देते हैं। वेदों की रचना और मौखिक रूप से एक पुरानी हिंद आर्य भाषाएं बोलने वालों द्वारा सटीक रूप से प्रेषित की गई थी, जो इस अवधि के शुरू में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चले गए थे। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। आरंभिक वैदिक आर्य पंजाब में केंद्रित एक कांस्य युग के समाज से थे, जो कि राज्यों के बजाय जनजातियों में संगठित थे। इनका मुख्य रूप से जीवन देहाती था। लगभग 1500 से 1300 ईसा पूर्व वैदिक आर्य पूर्व में उपजाऊ पश्चिमी गंगा के मैदान में फैल गए और उन्होंने लोहे के उपकरण अपना लिए, जो जंगल को साफ करने और अधिक व्यवस्थित कृषि जीवन के लिए उपयोगी थे। वैदिक काल के उत्तरार्ध में भारत राजवंश, यदुवंश और कुरु साम्राज्य मुख्य शक्ति के रूप में उभरे। वैदिक हिंदू समाज यज्ञ परक था और यज्ञ सामाजिक व्यवस्था का एक अंग था। इस काल की वर्ण व्यवस्था कार्यानुसार थी, न कि जन्मानुसार थी। वैदिक काल के अंत में लगभग 700 से 500 ईपू में महानगरों और बड़े राज्यों महाजनपद का उदय हुआ। इसके साथ साथ श्रमण परंपरा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म सहित में वृद्धि हुई, जिसने वैदिक परंपराओं को चुनौती दी। वैदिक संस्कृति के चरणों से पहचानी जाने वाली पुरातात्विक संस्कृतियों में 4 मुख्य है। चित्रित धूसर मृदभान संस्कृति, काले और लाल बर्तन संस्कृति, गेरू की कब्र संस्कृति, चित्रित ग्रेवेयर संस्कृति में गेरू रंग की बर्तनों की संस्कृति। वेदों के अतिरिक्त संस्कृत के संस्कृत साहित्य के अन्य कई ग्रंथों की रचना भी 9वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी ईपू काल में हुई थी। वेदांग सूत्रों की रचना मंत्र, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद इन वैदिक ग्रंथों को व्यवस्थित करने में हुआ है। रामायण, महाभारत और पुराणों की रचना हुआ, जो इस काल के ज्ञान प्रदायी स्रोत माना गया है। अनंतर चार्वाक, तांत्रिकों, बौद्ध और जैन धर्म का उदय भी हुआ। इतिहासकारों का मानना है कि आर्य मुख्यतः उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में रहते थे। इस कारण आर्य सभ्यता का केंद्र मुख्यतः उत्तरी भारत था। इस काल में उत्तरी भारत आधुनिक पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा नेपाल समेत कई महाजनपदों में बंटा था। नाम और देशकाल। वैदिक सभ्यता का नाम ऐसा इसलिए पड़ा कि वेद उस काल की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। वेद 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इनमें से ऋग्वेद की रचना सबसे पहले हुई थी। ऋग्वेद में ही गायत्री मंत्र है, जो सविता सूर्य को समर्पित है। ऋग्वेद के काल निर्धारण में विद्वान एकमत नहीं है। सबसे पहले मैक्स मूलर ने वेदों के काल निर्धारण का प्रयास किया। उसने बौद्ध धर्म
550 BC से पीछे की ओर चलते हुए वैदिक साहित्य के 3 ग्रंथों की रचना को मनमाने ढंग से 200-200 वर्षों का समय दिया और इस तरह ऋग्वेद के रचना काल को 1200 ईसा पूर्व के करीब मान लिया, पर निश्चित रूप से उसके आंकलन का कोई आधार नहीं था। वैदिक काल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल आर्यों के आगमन के तुरंत बाद का काल था जिसमें कर्मकांड गौण थे, पर उत्तर वैदिक काल में हिंदू धर्म में कर्मकांडों की प्रमुखता बढ़ गई। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इस काल की तिथि निर्धारण जितनी विवादास्पद रही है, उतनी ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि इस समय तक केवल इसी ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हुई थी। मैक्स मूलर के अनुसार आर्य का मूल निवास मध्य एशिया है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक काल कहलाई। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता कहलाई। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। मैक्स मूलर ने जब अटकलबाजी करते हुए इसे 1200 ईसा पूर्व से आरंभ होता बताया था। लेख का आरंभ देखें। उसके समकालीन विद्वान W.D. हविटनी ने इसकी आलोचना की थी। उसके बाद मैक्स मूलर ने स्वीकार किया था कि पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो निश्चित रूप से बता सके कि वैदिक मंत्रों की रचना 1000 ईसा पूर्व में हुई थी या कि 1500 ईसा पूर्व में या 2000 या 3000। ऐसा माना जाता है कि आर्यों का एक समूह भारत के अतिरिक्त ईरान, फारस और यूरोप की तरफ भी गया था। ईरानी भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता की सूक्तियां ऋग्वेद से मिलती जुलती हैं। अगर इस भाषिक समरूपता को देखें तो ऋग्वेद का रचना काल 1000 ईसा पूर्व आता है, लेकिन बोगास कोई एशिया माइनर में पाए गए 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख में हिंदू देवताओं इन मित्रा, वरुण, नासत्य इत्यादि को देखते हुए इसका काल और पीछे माना जा सकता है। बाल गंगाधर तिलक ने ज्योतिषीय गणना करके इसका काल 6000 ईपू माना था। हरमोन जैकोबी ने जहां इसे 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच आंका था, वहीं सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान विंटनित्स ने इसे 3000 ईसा पूर्व का बताया था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। एक कुल में एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे। परिवार के मुखिया को कुलुप कहा जाता था। एक ग्राम कई कुलों से मिलकर बना होता था। ग्रामों का संगठन विश कहलाता था और विशों का संगठन जन। कई जन मिलकर राष्ट्र बनाते थे। ग्राम के मुखिया को ग्रामिणी, विश का प्रधान विशपति, जन का शासक राजन, राजा तथा राष्ट्र के प्रधान को सम्राट कहते थे। आर्यों की प्रशासनिक संस्थाएं काफी सशक्त अवस्था में थी। प्रारंभ में राजा का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता था, बाद में उसका पद धीरे धीरे पैतृक होता चला गया। परंतु राजा निरंकुश नहीं होता था, वो जनता की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेता था। इस सुरक्षा व्यवस्था के बदले में लोग राजा को स्वैच्छिक कर देते थे, जिसे बलि कहा जाता था। ऋग्वैदिक आर्यों की 2 महत्वपूर्ण राजनैतिक संस्थाएं थीं जिन्हें सभा और समिति कहा जाता था। एक सभा, इसे उच्च सदन भी कहा जा सकता है, यह समाज से आए हुए बुद्धिमान और अनुभवी व्यक्तियों की संस्था थी। सभा के सदस्यों को सभेय अथवा सभासद कहा जाता था और सभा का अध्यक्ष सभापति कहा जाता था। सभा के सदस्यों को पितर कहा जाता था, जिससे पता लगता है कि ये बुजुर्ग और अनुभवी लोग थे। 2. समिति आम जनमानस की संस्था थी। उसके सदस्य समस्त नागरिक होते थे। इसमें सामान्य विषयों पर चर्चा होती थी। उसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। प्रारंभ में समिति में स्त्रियां भी आती थी और उसमें आकर ऋक नामक गान किया करती थी। आर्यों की सबसे प्राचीन संस्था को जनसभा थी, उसे विदत कहा जाता था।
धर्म। ऋग्वैदिक काल में प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा की जाती थी और कर्मकांडों की प्रमुखता नहीं थी। ऋग्वैदिक काल धर्म की अन्य विशेषताएं कृत्या, निरति, यातुधान, ससर्प्री आदि के रूप में अपक्री शक्तियों अर्थात राक्षसों, पिशाच एवं अप्सराओं का जिक्र दिखाई पड़ता है। इस समय में मूर्ति पूजन नहीं होता था और न ही मंत्रोच्चार किया जाता था। कर्मकांड जैसे पूजा पाठ, व्रत, यज्ञ आदि इस काल में नहीं होते थे। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ई. पू. ऋग्वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थान सिंधु तथा सरस्वती नदियों के बीच में था। बाद में वे संपूर्ण उत्तर भारत में फैल चुके थे। सभ्यता का मुख्य क्षेत्र गंगा और उसकी सहायक नदियों का मैदान हो गया था। गंगा को आज भारत की सबसे पवित्र नदी माना जाता है। इस काल में विष का विस्तार होता गया और कई जन विलुप्त हो गए। भरत, त्रित्सु और तुर्वस जैसे जन राजनीतिक हलकों से गायब हो गए, जबकि पुरु पहले से अधिक शक्तिशाली हो गए। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ नए राज्यों का विकास हो गया था, जैसे काशी, कोसल, विदेह, मिथिला, मगध और अंग। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। गंगा का 1 बार और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। इस काल में कौसाबी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। इस काल